जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान मंदिर जैस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये जो सेट होगा, ये सेट जिस मंथ में हम खरीदे थे यानी मार्च में हम खरीदे थे, तो मार्च मंथ का ये लास्ट सेट है। मार्च अप्रैल का ये लास्ट सेट है। मतलब 20 सेट की बात की जाती है एक मंथ में, तो टोटल 20 सेट जो ये कवर हो गया। ये लास्ट सेट है, 20वां सेट है मंथ के हिसाब से। अब बाकी मेरे हिसाब से 26 या 27वां सेट होगा, क्योंकि हम पिछले मंथ का भी 5-6 सेट कवर किए थे। तो आपको मैं बता दूं कि ये सेट लास्ट सेट है। तो इसके बाद फिर वीडियो के लिए मुझे फिर से बाय करना पड़ेगा, और फिर से नेक्स्ट मंथ का जो है 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं बाय नहीं किया हूँ क्योंकि आप लोग का जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। परफॉर्मेंस का मतलब सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर मैं बाय करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, और वो भी पूरा कंटेंट के साथ, सपोर्ट होना चाहिए। आप लोग को एक वीडियो लाइक करने में प्रॉब्लम होता है। मैं कौन सा आप लोग को ज़्यादा परेशान बार बार बोल, ऐसा भी नहीं है कि मैं बार बार लाइक सब्सक्राइब बोलते रहता हूँ। मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो पूरा वीडियो ख़त्म होने तक एक बार भी कुछ फालतू बातें नहीं करता, ठीक है। तो देख लो, अगर आप लोग की इच्छा है तो मैं एक पोल डालूंगा और उसमें आप लोग लाइक कर देना उसको, और हाँ ना जो भी है वो जवाब दे देना, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। फिर हम सोचेंगे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था। तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। ऐसे 1942 से 44 तक चला था कह सकते हैं, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इसमें कुल 4 प्रधानमंत्री के नाम दिए हैं। चलिए चारों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो ज़्यादा बेहतर होगा। चैम्बरलेन जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1937 से 40 तक थे। 1937 से 40 तक। चर्चिल जो हैं ये थे 1940 से 45 तक। कब से कब तक? 1940 से 45 और 51 से 55 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो 1940 से 45 के बीच में ही 1942 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, इसके बारे में जान लीजिए, क्लीमेंट इटली। और तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय क्लीमेंट इटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इनका कार्यकाल, इनका रुकिए चेंज कर देता हूँ कलर थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और इनका कार्यकाल था 1945 से 50। क्या था? 1945 से 50 इनका कार्यकाल था क्लीमेंट इटली का। और मैकडोनाल्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। 1929 से लेकर 35 तक इनका कार्यकाल था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसके अध्यक्ष मैकडोनाल्ड ही थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा भी RMJ मैकडोनाल्ड ने ही किया था। बाकी इतनी सारा डिटेल मैं बता दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, अच्छा ये कब से कब तक हुआ था ये आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है सभी को पता ही होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भारत की सोच क्या थी, भारत की या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, लगभग एक ही बात है। क्योंकि जो भी राजनीतिक मुद्दा होती थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही उठाती थी अंग्रेजों के सामने, और वही बहस करती थी, उस पर बातचीत करती थी। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितनी बार मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब हुआ क्या था, ब्रिटेन मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन कमज़ोर पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था? ब्रिटेन कमज़ोर पड़ रहा था। तो जिसकी वजह से ब्रिटेन चाहता था कि भारत उसकी सहायता करे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारत उसकी सहायता किया था 1914 से 18 में जो हुआ था। और भारत सहायता किया था, लेकिन उसके बदले में भारत को क्या मिला? तो जलियांवाला बाग नरसंहार आप लोग को पता है। तो जिसकी वजह से इस बार भारत के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंशा कुछ अलग थी, यानी नीति अलग थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोच रही थी, अगर यानी ब्रिटेन हमें आश्वासन दे कि हम भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर देंगे, तो हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी 1934 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता वह मुख्य रूप से, तो गांधी इरविन समझौता जो है ना, वह मुख्य रूप से, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। लेकिन कांग्रेस जो भाग नहीं लिया, तो अंग्रेज की एकदम अथक प्रयास थी कि द्वितीय जो सम्मेलन हो उसमें कांग्रेस भाग ले, उसमें जो है कांग्रेस भाग ले, ठीक है। तो इसीलिए, और
इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है गांधी इरविन समझौता वो कब हुआ, जिसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, और ये 5 मार्च 1931 को हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस भाग लिया था। इसका मुख्य रूप क्या था, तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सही नहीं है, यह 1930 में आयोजित हुई सही है। इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि ने प्रतिभाग किया था, आपको अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि इसमें जो है कांग्रेस प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज परेशान थे और वो चाहते थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले, जिसकी वजह से गांधी समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। उसके बाद जो है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो भारत के, देखिए भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर किसी राज्य पे आ जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री हो, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, अविश्वास प्रस्ताव वो लोकसभा में आता है, सिर्फ लोकसभा में ही, और उच्च सदन तो राज्यसभा होता है, लेकिन निम्न सदन होता है लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है, और उसमें मत जो है सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य दे सकते हैं, सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हो तो प्रधानमंत्री जो है वोट नहीं दे सकेंगे, प्रधानमंत्री वोट नहीं दे सकेंगे, यही पॉइंट जो है सही है, ठीक है। जैसे अपने बिहार का ले लीजिए, तो बिहार के जो नीतीश कुमार है वो विधानसभा के सदस्य नहीं है बल्कि विधान परिषद के सदस्य है। अगर नीतीश कुमार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो नीतीश कुमार खुद ही वोट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री ये कब रहे जानते हैं आप लोग, 1991 से 96, याद कीजिए। इसमें भारत में मंदी आ गई थी 1991 में, लेकिन मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में बहुत बड़ा काम किए, जिससे फिर से भारत संभल गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, अप्रॉक्स 1982 से 85 के आसपास, आसपास नहीं कन्फर्म यही है, 1982 से 85 में जो है भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे मनमोहन सिंह। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदार कौन है, इसमें अंतिम जिम्मेदार कौन है ये पूछा जाए। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, तो कैग जो है अपना रिपोर्ट किसको देता है, कैग अपना रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है उसे कहाँ रखवाता है, संसद के पटल पर, लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। उसके बाद लोकसभा मतलब संसद जो है ये किसको देता है, तो लोक लेखा समिति को देता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति किसे भेजता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आप समझ में आया आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। और अभी जो है सीएजी कौन है, वर्तमान में सीएजी कौन है, यानी क्या कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी जाने जाते हैं। इसका चर्चा आपको अनुच्छेद 76 में मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, अनुच्छेद 76 में। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी, याद रखिएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था और हुआ है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता कि जो मूल संविधान था उसमें मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, उसमें मंत्री परिषद शब्द था, उसमें मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, उसमें मंत्री परिषद शब्द था, ठीक है। तो मंत्रिमंडल शब्द कब आया, तो 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 में, तो उसमें मंत्रिमंडल शब्द आया। कहाँ आया ये भी मैं आपको बता दूं, उसमें एक अनुच्छेद 352 है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसकी सिफारिश पर करेगा, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा। तो पूरे संविधान में सिर्फ एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का उच्चारण है, जो अनुच्छेद 352 में, ठीक है। नेक्स्ट, मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो मैं आपको बता दूं कि मकर रेखा गुजरती कहाँ कहाँ से, ये सबसे पहले जानना जरूरी है आपको। तो मकर रेखा किन किन देश से गुजरती है ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो गुजरती है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोत्सवाना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर
ऑस्ट्रेलिया। फिर से बोल देता हूँ, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोत्सवाना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, लेकिन इनमें से किसका नाम मैं नहीं बोला हूँ, बोलीविया का नाम नहीं बोला हूँ। यहाँ से मकर रेखा नहीं गुजरती क्योंकि मकर रेखा के जस्ट उत्तर में बोलीविया है, जस्ट उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब IST यानी उत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। इस स्थान पर देशांतर क्या होगा? इसको सॉल्व करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आसानी से बन जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पर्सनली इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, एक छोटा सा शॉर्ट के रूप में। हाँ, अगर आपको ज़रूरत होगा तभी कमेंट कीजिएगा, बाकी बन जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। बसंत विषुव निम्नलिखित में से कब होता है? तो बसंत विषुव जो है 21 मार्च को होता है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। देखिए 2 घंटा आगे मतलब 120 मिनट आगे। कितना आगे? 120 मिनट आगे। जैसे ये मानिए कि देशांतर है, ये देशांतर है, ये हो गया 0 डिग्री। क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो 120 मिनट आगे जाना है, यानी 4 मिनट में जो है ना हम लोग 1 डिग्री बढ़ते हैं। 4 मिनट में जो है पृथ्वी 1 डिग्री कवर करती है। तो इस हिसाब से 120 मिनट में जो है 30 डिग्री कवर करेगी, यानी 30 डिग्री जो है वो पूरब में चली जाएगी, ठीक है। तो 30 डिग्री पूरब में जाएगा। इसी प्रकार से जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो जीवन के अस्तित्व के लिए मंगल उपयुक्त हो सकता है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। कमलजीत संधू जो है सबसे पहली बात कि एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी 1951 में, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन 1970 में जो एशियाई खेल हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए? ये हुआ था बैंकॉक में, 1970 में हुआ था बैंकॉक में। तो यहीं पे जो है कमलजीत संधू 400 मीटर दौड़ में 400 मीटर दौड़ को जो है वो 53.7 सेकेंड में कवर किए थे, और इसी दौरान इसलिए इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई आपको 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? देखिए ये है राष्ट्रीय महिला दिवस, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग को पता है 8 मार्च, लेकिन ये हो गया राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा सरोजिनी नायडू की जन्म दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है। जय संहिता किसका मौलिक नाम है? तो आपको पता है जय संहिता जो है अब महाभारत का मौलिक नाम है, लेकिन इसका एक पॉइंट आप लोग को मैं बता देता हूँ जो जानना आप लोग के लिए जरूरी है, कभी पूछ भी सकता है। तो जय संहिता यानी महाभारत का जो है ना नाम चेंज होते गया है। सबसे प्रथम जो है, सबसे पहले महाभारत में 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक, और उस समय इसका नाम था जय संहिता। उसके बाद इसमें हो गया 24,000 प्लस श्लोक, मतलब 24,000 श्लोक कहिए। तो 24,000 श्लोक जब हो गया तो इसका नाम हो गया भारत। क्या हो गया? भारत। और जब इसमें 1 लाख प्लस श्लोक हो गया, 1 लाख प्लस श्लोक, तब इसका नाम रखा गया महाभारत, ठीक है। इसका सही आंसर महाभारत। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर औसत्य है? कौन सा औसत्य है बताना। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है। उससे भी पहले जानना जरूरी है कि ऋग वैदिक काल कब से कब था। ऋग वैदिक काल जो है वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और उत्तर वैदिक काल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। कंप्लीट। यहाँ तक आगे की बात अब करते हैं। कौन सा औसत है ये बताना है। इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रम में बटा हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। कितने आश्रम में? 4 आश्रम में। कौन कौन आश्रम थे ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक जैसे कि ब्रह्मस्थ आश्रम, गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, इस प्रकार करके 4 आश्रम है। आप लोग देख लीजिए कहीं पे, मेरे ध्यान में नहीं है अभी। इस काल में चारों वर्ण में समानता थी? नहीं। ऋग वैदिक काल में जो है वो चारों वर्ण में समानता थी, लेकिन इस काल में जो है चारों वर्ण में असमानता नहीं थी, क्योंकि इस काल में वर्ण जो है अब वो कर्म के आधार पे नहीं बल्कि जन्म के आधार पे बंटने लगा था, जिसलिए इसमें समानता नहीं रह गई। इस काल में देव आराधना में मुख्य रूप यज्ञ था, ये सही है। इस काल में गोत्र था स्थापित, हाँ गोत्र स्थापित हुआ था इस काल में। लेकिन इस काल में जो गोत्र स्थापित हुआ था ना,
गोत्र किसे बोलते थे पता है? गोत्र बोलते थे जहाँ पे पूरे मोहल्ला का या फिर पूरे गांव का जितने भी गाय रखने वाले लोग हैं वो अपना गाय एक जगह जहाँ पे रखेंगे, एक जगह ला के खड़ा करते थे, रखते थे, उसे गोत्र बोला जाता है। लेकिन बाद में ये वंश के रूप में बट गया। जैसे हम लोग अभी अपना अपना गोत्र चेक करते हैं उसी प्रकार। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर मगध ने किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। तो विनय पिटक, विनय पिटक में जो है ना वो नियम का संग्रह है, मतलब नियमों का संग्रह है। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं से संबंधित है, 2 सही है। अभिधम पिटक में दर्शन से संबंधित है, तो केवल 2 इसमें सही है। अच्छा ये बताइए विनय पिटक की रचना किसने किया था? तो विनय पिटक की रचना आपको किया है आनंद। किसने किया है? आनंद, लिख लीजिएगा कॉपी में, हम बोल रहे। सूत पिटक की रचना उपाली और अभिधम पिटक मोगलीपुतिस। आगे बढ़ते, मोर प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित था। तो सन्निधाता का पद जो संबंधित है, ऑप्शन पर लेते हैं। मूल्यांकन का उच्चतम प्रभारी अधिकारी को समाहर्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? समाहर्ता, लिख लीजिएगा। राजकीय कोष एवं भंडारगिरी का मुख्य संरक्षक इसे सन्निधाता बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। शहरों एवं कस्बों की देखभाल करने वाला दंडनायक को नगर अध्यक्ष बोलते थे। और महल परिचारक का मुखिया द्वारा की इसे दौवारिक कुछ ऐसे बोला जाता था, याद नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन झील जो बनवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था। पुनर्निर्माण अशोक करवाया था, लेकिन जीर्णोद्धार की बात की जाए तो वो वृंदावन प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदार वर्ग के लिए मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट जो है वो गलत है। जमींदार वर्ग के लिए नहीं बल्कि किसान वर्ग के लिए मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। और किसान वर्ग जो थे वो मुगल काल में 2 वर्गों में विभाजित थे। एक वर्ग होता था खुदकास्ट और एक वर्ग होता था पाईकास्ट। खुदकास्ट उसको बोलते थे जो सिर्फ अपनी ज़मीन को जोतता था, बुनता था, उसे खुदकास्ट बोलते थे। एक होते थे पाहीकास्ट जो अन्य गाँव में भी जाके ज़मीन को बुनते थे या फिर जो भी उसमें उपज करते थे, उन्हें पाहीकास्ट कहा जाता था। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, वे खेतीहर जो दूसरे गाँव में ठेके पर करते थे उसे पाहीकास्ट कहा जाता था। ये पॉइंट सही है, केवल 2 सही है इसमें। आगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अकबर द्वारा लिए गए निर्णय और संबंधित तिथि। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तो इसकी समाप्ति जो है 1564 में नहीं हुई थी बल्कि 1563 में हुई थी। ठीक है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई थी। और राजधानी जो है लाहौर स्थानांतरित किया गया था, ये 1585 में। तो 1, 2, 3 तीनों सुमेलित नहीं है। खज़ाइनुल फतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किस शासक के शौर्य का वर्णन किया गया? ये पुस्तक जो लिखा गया वो लिखा गया अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा खज़ाइनुल फतूह पुस्तक लिखा गया। और साहित्य निम्नलिखित में से किस वर्ग के शौर्य का वर्णन? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसमें वर्णन है। वैसे एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग कि अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा इत्यादि कहा जाता था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुदरई चेट्टी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? कुदरई चेट्टी शब्द का संबंध जो है घोड़े के व्यापारियों से था। किससे? घोड़े के व्यापारियों से। निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है? तो कुतुब मीनार के निर्माण से कौन संबंधित है? इसमें से संबंधित हो जाएगा आपका इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। 1 और 3। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर आप लोगों को पता होगा कि गारो खासी जयंतिया हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड में नागा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से, सदिया को धुबरी से राष्ट्रीय जलमार्ग 2, कोल्लम को कोट्टापुरम से राष्ट्रीय जलमार्ग 3, काकीनाडा को पुदुचेरी से राष्ट्रीय जलमार्ग 4। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई? तो कौन सा भारतीय राज्य था? तो ये भारतीय राज्य है नागालैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता, मिश्रित खेती उसे बोलते हैं जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो पशुपालन भी करता है और कृषि भी करता है, उसे मिश्रित खेती बोलते हैं। इसके अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी यानी शीत के मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? तो वो हो जाएगा गेहूँ। और गेहूँ जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, इसलिए इसे रबी फसल की श्रेणी में रखा जाता है। यानी रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक चलता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात दिया हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जहाँ अनुपात आ गया इसका मतलब परसेंटेज है, और परसेंटेज के मायने में लिया जाएगा तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। लेकिन अगर अनुपात नहीं रहता, सिर्फ उच्चतम दिया हुआ रहता, वन क्षेत्र सबसे अधिक है, तो वो मध्य प्रदेश हो जाता है। लेकिन इसमें अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दे दे, परसेंटेज दे दे, तो इसका आंसर मिजोरम हो जाता है। और मिजोरम में जो है 85% वन है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपलक्ष्य के कारण निर्मित होते हैं? तो बेसाल्ट लावा के उपलक्ष्य के कारण काली मिट्टी निर्मित होते हैं, और काली मिट्टी का अन्य नाम जो है रेगुर मिट्टी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा को पवित्र नदी माना जाता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो है कावेरी नदी को पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में जो अवस्थित है अंचार झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश सही है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर गलत है, अनहोनी मध्य प्रदेश सही है, तत्पानी उड़ीसा सही है। तो ज्वालामुखी कहाँ है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम और अधिकतम पूछा गया, तो न्यूनतम जो होगा वो हो जाएगा 60 और अधिकतम हो जाएगा 500। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो कुल 6 राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है, इसमें से इनमें से जो है एमपी में नहीं है, बाकी इन तीनों में द्विसदनात्मक विधायिका है। और कौन कौन से वो 6 राज्य वो कमेंट बताइए। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो किसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा आपका राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद का वर्णन आपको जो है अनुच्छेद 169 मिल जाएगा, और इसका पूरा डिटेल चाहिए तो अनुच्छेद 169 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, जो कि आपको 1963 से 67 तक रही थी, और ये कहाँ बनी थी? तो यूपी में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, तो आर्थिक योजना जो विषय है वो है समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, और दल बदल विरोधी कानून जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 में प्रदान किया गया, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 243 में वर्णित है। नेक्स्ट है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप संघ राज्य अधिनियम 2019 कब प्रवर्तन में आया? तो ये आया है 26 जनवरी 2020 को। कब आया है? 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं, और इसमें कौन सा सही है ये भी बताना है। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की होती गलत है, ये पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया था, तो भारत का राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकार है कि वो अपनी अनुमति दे। हाँ, ये बाध्यकार है कि वो अपनी अनुमति देंगे, ये सही है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है, ये भी पॉइंट जो है सही है। इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। तो सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उन दोस्तों को जरूर शेयर करना है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और आप लोग मैं एक पोल डालूंगा, उसमें ज़रूर आप लोग अपना वोट कीजिएगा, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए डेली टेस्ट सीरीज। और फिर हम आप लोग की डिमांड पे देखते हैं, उसके बाद हम बाय करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोग का डिमांड होगा तो बाय किया जाएगा, नहीं डिमांड होगा तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।